बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज का हमारा ये सेशन हम एक नए सब्जेक्ट का आगाज़ कर रहे हैं और उस सब्जेक्ट का पहले हम ओवरव्यू देंगे। वो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है। ये कंसेप्चुअल अप्रोच होगी टू हैंडल ऑल टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम्स। जिस तरह के भी एग्ज़ाम्स हैं वो एग्ज़ाम किस तरह के, ये कौन सी क्लास के आपके हो सकते हैं जिसको ये कोर्स डील करेगा। सीएसएस के एग्ज़ाम, सीएसएस में एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस अगर आपका है, पीएमएस में अगर पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है, या फिर लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस की आप तैयारी करना चाहते हैं। इसके अलावा आप अगर एमए पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं तो ये लेक्चर सीरीज़ या कोर्स आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है और यूज़फुल है। आज का हमारा जो लेक्चर है ये प्लेटो के मुतालिक है। प्लेटो के बारे में आपको थोड़ा सा तारुफ पहले देते चलें। यानी कि ये इसकी डेट ऑफ बर्थ 428 बिफोर क्रिश्चियन है। बिफोर क्रिश्चियन का हम जब कहते हैं तो इट्स मीन के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का जो वक्त है, यानी कि उससे भी पहले। और ये फिर डेफिनेटली जब बिफोर क्रिश्चियन से आहिस्ता आहिस्ता टाइम शॉर्ट होता जाता है। जैसा कि आपने देखा शुरू में पहली लाइन में देखें तो 428 बिफोर क्रिश्चियन से लेके 348, और ये करते करते फिर 0 तक आ जाता है। फिर उसके बाद आफ्टर एनोडोमाइन, जिसको एडीबी कहते हैं, वो टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। तो ये इसका ड्यूरेशन 428 से लेकर 348 तक है। और ये एथेंस का था, यानी कि जो ग्रीस यानी यूनान के अंदर आगे स्टेट्स थी और उसमें उस स्टेट में एथेंस की स्टेट का ये रहने वाला था। और जो प्लेटो है ये दरमियान में, आप समझिए इससे पहले सुकरात था। सुकरात इनके सुकरात जिसको हम उर्दू में कहते हैं, स्टूडेंट ऑफ सुकरात, टीचर ऑफ अरिस्टोटल। अरस्तु का उस्ताद था लेकिन सुकरात का ये शागिर्द था। और इसने एक अकेडमी बनाई थी जिसमें फ़ीस चार्ज नहीं करता था और इसका कोई सिलेबस नहीं था, बल्कि मेथड ऑफ इंक्वायरी इसका मेन लर्निंग सिस्टम था, जिसमें ये क्वेश्चन करता था ये ऐसे क्यों है, ये किस वजह से है। यानी कि ये प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम की एक स्टेटमेंट होती थी कि ये अगर चीज़ ऐसे है तो ये इस वजह से क्यों है। अच्छा, इसके बाद हम आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो डील करता है अबाउट द जस्टिस सिस्टम। यानी कि जो एक प्लेटो ने अपनी थ्योरी पेश की थी जस्टिस की, उसके मुतालिक है। लेकिन ये एक मेले से वापसी पे दोस्तों के दरमियान एक बहस मुबासा शुरू होता है और उससे ये कहानी शुरू होती है और आपस में ये कहते हैं कि जस्टिस क्या है। और हर एक जो अहले इलम इनमें होता है, ज़ाहिर बात है जो इलम वाले होते हैं उनके दोस्त भी इलम वाले होते हैं और बहस करने वाले होते हैं, वो आपस में कुछ गपशप के अंदाज में चीज़ें आपस में कम्युनिकेट करते हैं। और लेटर ऑन ये जो प्लेटो की एक अपना माइंड सेट था वो एक थ्योरी के तौर पर उसको पेश किया जाने लगा। तो इन चंद लाइनों को हम ज़रा अगर पढ़ें तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसको मैं ज़रा रीड आउट कर देता हूँ। द रिपब्लिक बाय प्लेटो डिस्कसेस जस्टिस बाय थ्रू डायलॉग विद हिज टीचर। यानी कि जो प्लेटो की ये थ्योरी है वो अपने टीचर यानी कि सुकरात से कुछ डिस्कशन के मद में कोई ये जवाब आता है। द बुक एम्स टू आंसर द टू क्वेश्चंस, व्हाट इज जस्टिस एंड व्हाई शुड वी बी जस्ट, कि इंसाफ क्या है और हमें इंसाफ पसंद कैसे होना चाहिए। और ये बहस मुबासा या डायलॉग जो है अपने उस्ताद से ये करता है, उसके जवाब में आता है। तो सबसे पहले अगर हम डिक्शनरी में देखें तो जो डेफिनेशन है जस्टिस की वो क्या है। Justice is defined as the quality of being just, impartial or fair. इसके बाद the book opens with Socrates traveling home from a religious festival with Glaucon, who is one of Plato's brothers. यानी कि वो ग्लैकोन जो सुकरात है वो प्लेटो का उस्ताद है और प्लेटो ये समझे कि घर में था और उसकी वापसी सुकरात जो उसका उस्ताद है उसके एक भाई जो कि प्लेटो का भाई होता है ग्लैकोन, उससे उसके साथ वापस आता है। ऑन द रोड दे आर मेट बाय एन अदर वन ऑफ प्लेटोज ब्रदर एंड पोलीमार्कस हु इज अ यंग नोबल मैन। उनकी एक और प्लेटो के भाई से मुलाकात हो जाती है जिसका नाम पोलीमार्कस है।
पोलीमार्कस क्या कहता है? पोलीमार्कस उनको सुकरात को घर में बुलाता है एंड हिज ट्रैवल मेट्स टू हिज हाउस, अपने घर में लेके आता है मेहमानों को। एट द हाउस पोलीमार्कस फादर्स सेफालस, और ये जो सुकरात होता है ये क्या होता है, एंगेज हो जाते हैं इन अ डिस्कशन अबाउट ओल्ड एज एंड इट्स मेरिट्स, यानी कि जो पुराना वक्त था उसके क्या खूबियाँ थी उसके ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ वेयर द डिस्कशन ऑफ जस्टिस बिगिन, ये वो जगह होती है या बात जहाँ से इसकी थ्योरी ओरिजिनेट होती है जस्टिस की, इस डिस्कशन से। तो और प्लेटो जस्टिस के बारे में खुद क्या कहता है? जस्टिस मीन्स माइंडिंग वंस ओन बिजनेस, कि अपने काम से काम रखना, एंड नॉट मैडलिंग विद अदर मैंस कंसर्न, जो दूसरे के मसाइल हैं या ताल्लुकात हैं या कुछ उसके इश्यूज हैं उससे ला ताल्लुकी का नाम इंसाफ पसंदी है। इसके बाद आता है सिफालस डिफाइंस जस्टिस एज लिविंग अप एंड अर्निंग ईच इंडिविजुअल्स लीगल ऑब्लिगेशन अलॉन्ग विद बीइंग ऑनेस्ट, कि ईमानदारी के साथ अपनी जो जिम्मेदारी है उनको पूरा करना ईमानदारी है। और इसके अलावा पोलीमार्कस जो है वो प्लेटो का भाई है, वो डिफाइन करता है जस्टिस को एज ऑनिंग ओइंग हेल्प टू फ्रेंड्स एंड ओइंग हार्म टू एनिमीज, के दोस्तों की मदद करना और दुश्मनों को नुकसान पहुंचाना इंसाफ है। इसके अलावा थ्रासिमेकस जो है वो भी इनका भाई है, वो डिफाइन करता है जस्टिस एज द एडवांटेज ऑफ द स्ट्रॉन्गर, कि जस्टिस ये है जिससे जो ताकतवर है वो फ़ायदा उठाता है। और सुकरात जो है वो डिफाइन करता है कि जस्टिस एज द एबिलिटी टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ सोसाइटी। सुकरात कहता है कि जो मुआशरे के असालीब हैं, तरीक़ाकार हैं, उन पर पाबंद होना ही इंसाफ पसंदी है या इंसाफ है। ये सारी डिस्कशन के बाद अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्कस द प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस। इस पूरे क्वेश्चन का जो सिनॉप्सिस है, एक समरी टाइप अगर एग्जाम में आता है तो आपको आउटलाइन जो होनी चाहिए प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस में, डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन, कि हमारे जो पॉपुलेशन है ये उस वक्त की पॉपुलेशन है जो प्लेटो ने जिन हालात में ये अपनी थ्योरम पेश किया या थ्योरी पेश की। जो लोगों को तकसीम 3 तबकात में किया जाता है, वो कौन से तबकात में तकसीम किया जाता है उस चीज़ को समझना। और इसके बाद वो स्टेट को एक बॉडी के तौर पे लेता है। इसके अलावा वो कहता है अटेम्प्ट फॉर जस्टिस योरसेल्फ। इसके अलावा जियोग्राफिकल डिवीजन है। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस है। क्रिटिसिज्म ऑन प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस है कि उसके अंदर फ्लॉज कौन से हैं, और हम कंक्लूड करेंगे अल्टीमेटली। अच्छा, प्लेटो की थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले तो प्लेटो जो है वो एक यूनान में रहने वाला एक पुराना, मतलब उस वक्त फिलासफी का बड़ा दौरा था, और यूनान इलम के लिहाज से मशहूर भी था। और आप कह सकते हैं कि उस वक्त जो यूनान था वो अपनी तरक्की की वजह से, अपने इल्म हुनर की वजह से अपनी बिल्कुल बड़ा टॉप पे था। पॉलिटिकल ओरिजिनेशन भी यहीं से हुई थी। और प्लेटो जो है ये अपने सुकरात और अफलातून, जिसको कहते हैं हम प्लेटो का मतलब, प्लेटो जो है अरस्तु को कहते हैं, प्लेटो, अफलातून और सुकरात जो है, सुकरात जो इनका उस्ताद है, यानी कि सुकरात उसके बाद उसका शागिर्द प्लेटो, प्लेटो के बाद इसका जो शागिर्द है अरिस्टोटल है, अरस्तु जिसको हम कहते हैं। ये आते हैं और इन्होंने चूँकि उस वक्त जो यूनान था वो कुछ इस तरह का, उसकी जियोग्राफी है जो स्कैटर्ड है, यानी कि जजीरा नुमा इलाके हैं और मुख्तलिफ जजीरे आपस में एक कल्चर भी है उनका, कि वो दुश्मनी भी उनकी काफ़ी स्टेट की थी और आपस में एक दूसरे पे चढ़ाई करते रहते थे। तो आपस में इनका ये कंपटीशन जो है, इस वजह से कई जो नामवर इनके फिलासफर थे उस वक्त में वो पैदा हुए। तो प्लेटो की ये जो थ्योरी जो हमने पहले भी डिस्कस की जस्टिस के बारे में, प्लेटो आइडियल इंक्वायरी इज बेस्ड ऑन अपॉन जस्टिस। वो कहता है कि जो उसकी सल्तनत जहाँ पे, वो कहता है कि रियासत जहाँ पे वो रहता है, वो कहता है कि आइडियल रियासत वो है जहाँ पे इंसाफ हो। इंसाफ का बोलबाला उसके लिहाज से वो क्या है, अकॉर्डिंग टू हिम जस्टिस इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी मैन, कि हर एक इंडिविजुअल को जो रहशी है उस रियासत का, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। इसके अलावा आइडियाज ऑफ एनी मैन कैन नॉट बी करेक्ट अनटिल इट डज नॉट कंटेन द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ फिडेलिटी, ट्रूथ एंड जस्टिस, कि किसी के भी ख्यालात दुरुस्त नहीं हो सकते जब तक वो बुनियादी तौर पर सच्चाई पर और इंसाफ पसंदी के ऊपर बुनियाद ना करते हों। जस्टिस इज इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स
ये इंपॉर्टेंट बात है। उसने कहा कि तमाम इंसानों के लिए इंसाफ बहुत ज़रूरी है, और जो कंट्री है, पीपल ऑफ एनी कंट्री कैन नॉट एंजॉय हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ विदाउट द म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड हैविंग द राइट ऑफ जस्टिस। के हर मुआशरा वो तब तक खुश नहीं रख सकता अपने लोगों को जब तक उन लोगों को इंसाफ और जो उनके राइट्स हैं वो मुनसफाना तरीके से ना मिल जाए। तो वो कहता है कि अगर आप लोगों की खुशी चाहते हैं, स्टेट को पनपते देखना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि लोग खुशहाल हों, लोग एक दूसरे से खुश हों, मुतमईन हों। अच्छा, यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स हैं, 3-4 पैराग्राफ है, उनको हम बड़ा एक वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। इन्हीं की बेस पे हमने आगे चल के डिस्कशन करनी है। जो प्लेटो है उसने अपनी पॉपुलेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहले वो जो फिलासफर्स हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, जिनको उसने रूलर्स के लिए चूज़ किया कि वो हक रखते हैं अवाम में से, वो लोग जो काबिल हों, फिलासफर हों, वो हुक्मरानी का तबका कहलाएगा और हुक्मरानी का हक उनको हासिल होना चाहिए, और उनकी जो परवरिश है या उनकी जो ग्रोथ है या उनकी जो एक ट्रेनिंग वगैरह है वो उसी के इन लाइन होनी चाहिए, और उनको ही ये राइट होना चाहिए कि वो हुक्मरानी करें, बाकी कोई उनको इंटरफेयर ना करे। दूसरा तबका जो उसने हिरार्की में बताया वो सोल्जर्स का था, जो आर्मी के लोग हैं, जो लड़ते हैं मुल्क के दिफा के लिए, वो दूसरे नंबर पे थे, लेकिन उनको कोई हक हासिल नहीं है कि वो लेबर का कोई काम करें या फिर वो अमीर हों, बल्कि वो वही काम करें जिसके लिए उनको रखा गया है, जिसके लिए उनको ट्रेन किया गया है। और तीसरा तबका था लेबर का या फिर वर्कर्स का या फिर बिजनेसमैन का, जो लोग सिर्फ और सिर्फ काम करेंगे और इनका काम होता है लोगों की भूख का मसला हल करना। तो इसने कहा कि हर 3 तबकात में से जो तबका जिसके मुताबिक एक उसका हिरार्की में आता है या फिर जिस तरह की वो उसकी माइंड सेट है, वो उसी तरीके से अपने काम से काम रखे और दूसरे के काम के अंदर इन्वॉल्व ना हो। यानी कि अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो फौज के मामलात को या उनके ऊपर उनको तस्हीह के लिए अपने मशवरे न दे, और जो फ़ौज है वो फ़िलासफ़र के काम में मुदाखलत न करे, और जो फ़िलासफ़र है वो फ़ौज के काम में मुदाखलत न करे। इस तरीके से जो पॉपुलेशन उस वक्त की मौजूद है वो अपने अपने हिरार्की में रहते हुए अपने अपने शोबे के लिहाज से जो उनको सूट करता है, जिसके मुताबिक उनको रखा गया है, वो उसके मुताबिक काम करें। तो इस तरीके से जो उसने कहा कि ये इंसाफ पसंदी है कि अपने काम से काम रखा जाए, ईमानदारी से काम किया जाए, जो जिसके ज़िम्मे है वो काम को निपटाए, और अपनी उसकी ज़िम्मेदारी अगर पूरी हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर कोई पूरी नहीं करता तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और ये इस ज़मरे में नहीं आता कि अगर किसी को ना काम करने की वजह से उसको अपने ड्यू राइट नहीं मिलता तो ये ना इंसाफ़ी नहीं है। इस बेसिस पे उसने कहा कि ये है डिवीजन ऑफ पीपल। अब इसके बाद उसने कहा कि स्टेट एज अ बॉडी। उसने अपनी एक रियासत के बारे में कहा कि रियासत एक जिस तरीके से पूरा इंसान का एक जिस्म होता है इसी तरीके से काम करती है। तो जो उसने एक दिमाग का नाम दिया वो उसने फ़िलासफ़र को दिया कि जो सोचते हैं, सोचो विचार करते हैं, उसको लेके चलते हैं। जिस तरह इंसानी जिस्म में दिमाग का काम होता है, इसी तरीके से माशरे में या स्टेट के अंदर एक जो फ़िलासफ़र्स हैं, जो हुक्मरान हैं, उनका काम दिमाग वाला है, पूरे माशरे को या उस एम्पायर को लेके चलना। अब इसी तरीके से उसने कहा कि जो जिस तरीके से इंसान के जिस्म है, उसके अंदर उसके पास हाथ होते हैं, उसके पास बाकी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, इसी तरीके से एक स्टेट के भी पार्ट्स होते हैं। और उसने फिर लोगों को 3 हिस्सों में, यानी कि इंसान के साथ जुड़ी हुई भूख, और भूख को मिटाने के लिए कौन सा तबका है, वो बिजनेसमैन का है, लेबर का तबका है, और दूसरे नंबर पे जो हाथ और जो मजबूत करते हैं इंसान को जो काम करने के लिए, वो सोल्जर को उसने कहा, और जो दिमाग है वो उसने फिलासफर्स को कहा। और उसने कहा कि अगर जिस्म में कोई हाथ, पाँव या कोई भी ऑर्गन ख़राब हो जाए तो पूरा जिस्म तकलीफ़ में आ जाता है, और जब तक वो जिस हाथ या जो कोई भी ऑर्गन जिस्म का ठीक नहीं होता, जिस्म सुकून में नहीं आता। इसी तरीके से माशरे को ठीक रखने के लिए स्टेट को अपने लोगों का ख्याल रखना चाहिए, और अगर स्टेट में किसी का कोई तकलीफ़ में कोई तबका है तो उसकी तकलीफ़ को दूर किए बगैर मुआशरा तंदुरुस्त नहीं रह सकता। इस तरीके से उसने एग्जाम्पल दी। इसके अलावा अटेम्प्ट फॉर जस्टिस यूएसआर, कि जो आपको इंसाफ के आपके बुनियादी जो एलिमेंट्स हैं वो आपको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो आपको अपनी स्टेट से वो हक मांगने का हक हासिल है,
और आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, लोगों के साथ मिलजुल कर आपको अपने इंसाफ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। यहाँ पे एक जो आगे चल के क्रिटिसिज्म होती है इस पॉइंट पे भी आती है। इसके अलावा जियोग्राफिकल डिवीजन पे उन्होंने बात की कि जो स्टेट होती है वो इतनी बड़ी ना हो कि जो उसके अंदर जो आवाम है उसको मॉनिटर करना एक हुक्मरान के लिए मसला बन जाए या फिर वो उन लोगों का ख्याल ही न रख सके। उसने फिर आगे चल के मशवरा दिया कि जो हुक्मरान है, बादशाह है या जो किंग है, उसको चाहिए कि अपने जो सोच विचार रखने वाले फिलासफर टाइप लोगों को अपने वज़ीर और मशीर बनाए और मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम कर दे, यानी कि वो अपने नायब टाइप मुकर्रर कर दे, और जो उनके इलाकों में मसले मसाइल हों वो अपने किंग को कम्युनिकेट करें। इस तरीके से किंग के जो ज़्यादा जतन किए बगैर उसके नॉलेज में आ जाएगा कि कौन से इलाके में कौन से मसाइल मौजूद हैं। तो उसने ये जो रिजेम्बलेंस है आज के इन्वायरमेंट के मुताबिक, आज की दौर के मुताबिक, जिस तरीके से एक मुल्क का सरबराह होता है और उसने अपने वज़ीर और मशीर रखे होते हैं, तो ये उसके साथ आइडिया लिंक करता है, ये जियोग्राफिकल डिवीजन के साथ। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो थ्योरी है प्लेटोनिक, जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस है यानी इंसाफ की थ्योरी, उसमें कुछ फीचर्स या करैक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जिनको समझना या फिर जिनमें से सबक हमें हासिल होता है। उसकी थ्योरी के मुताबिक नॉन इंटरफेरेंस इन अदर्स अफेयर, वो कहता है कि जिसका जो काम है उसके अंदर वो रहते हुए वो काम करे, कोई मदाखलत दूसरे के काम में ना करे। तो इसकी मिसाल ये थी कि फ़िलासफ़र जो है वो अपनी मुल्क की हुक्मरानी के लिहाज से अच्छे इक़दाम करे, वो लोगों की किस तरह वेलफेयर कर सकता है, स्टेट को किस तरीके से बेहतर बना सकता है, उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। और जो सोल्जर्स हैं, जो मिलिट्री है, उसको अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपने मुल्क का दिफा करने के लिए, अपनी स्टेट्स को डिफेंड करने के लिए अपनी जितनी बेहतर हो सकता है अपनी वो ट्रेनिंग और अपनी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उनको बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए और अपने दिफा को मजबूत करना चाहिए। उसको फिलासफर के काम में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, ना ही उसको बिजनेसमैन के काम में मदाखलत करनी चाहिए। ना उसका माइंड ऐसा होना चाहिए कि जिस तरीके से बिजनेसमैन अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता है तो इस तरीके से सोल्जर भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करे। और सेम इसी तरीके से जो बाकी जो तबकात हैं वो एक दूसरे के काम में मुदाखलत ना करें। तो उसने ये कहा कि नॉन इंटरफेरेंस इन अदर अफेयर्स, ये उसकी डेफिनेशन से भी हमें मालूम होता है। और साथ में ये भी है कि जो अगर इस तरीके से मुआशरे के अंदर ये चीज़ होती है तो फिर उस मुल्क का हुक्मरान का तबका अपने काम से तवज्जो से जब काम करता है तो उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म आती है, जबकि दूसरे जो तबकात हैं वो भी अपने काम से फोकस रखें तो एक इदारे और मुल्क के अंदर आपस में इदारों की इंटरफेरेंस का जो एक कल्चर है उससे अवॉइड किया जा सकता है। एक ये फीचर है। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन ऑफ ड्यूटी, यानी कि अगर कोई मिलिट्री का बंदा सिर्फ मिलिट्री पे ही फोकस रखे तो इससे क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन होती है। जो बंदा जिस एरिया में है वो उसमें रहते हुए अपनी स्किल्स को इन्हेंस करे, बढ़ाए। और इसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ यूनानिमिटी और इंटेग्रिटी, कि इसके थ्योरी से ये हमें सबक हासिल होता है कि उसकी थ्योरी ये टीच करती है कि जिस तरीके से एक इंसानी जिस्म की माने में उसने एग्जाम्पल दे के इसको क्लियर किया कि इंसान का जिस्म जिस तरीके से तंदुरुस्त होगा तो वो सही तरीके से रह सकता है, एंजॉय कर सकता है। इसी तरीके से माशरे को खुश रखने के लिए उसके जितने भी बाकी जो उसके पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाए, 3 तबकात में अगर डिवाइड किया जाए तो हर एक तबका अपने काम से जब काम से ताल्लुक़ और वास्ता रखेगा, तवज्जो देगा, तो वो खुशहाल भी होगा। और इसके अलावा एक डायरेक्शन, यूनिट डायरेक्शन, और इसके अलावा स्टेट के अंदर एक पता होगा कि ये इस एरिया का बंदा है तो इसी एरिया पे फोकस रखे। और इस तरीके से इंटेग्रिटी यानी कि मुल्क के अंदर एक सलामत रहने की जो एक ताकत है वो बढ़ के सामने आती है। इसके बाद उसने जो अपोजिशन ऑफ द इंडिविजुअलिटी, उसने स्टेट के ऊपर फोकस किया कि स्टेट को पनपना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। उसने इंडिविजुअल को भी कहा कि इंडिविजुअल इटसेल्फ कुछ नहीं है, बल्कि वो अपने आप को एक होल का पार्ट समझे, यानी कि वो एक स्टेट का एक हिस्सा है। अपनी अलग से शनाख्त रखने पे वो तवज्जो ना दे, बल्कि अपने मुल्क की दिफा के लिए, मुल्क की जो तरक्की के लिए वो अपने आप को समझे कि ये उसका हिस्सा है। इसके अलावा सर्विस टू ह्यूमैनिटी, उसने कहा कि काम से काम रखा जाए, जो जिसका एरिया है उसमें वो काम करे। अगर वो काम करेगा तो दूसरे जो
जो बाकी लोग हैं उससे फ़ायदा उठाएंगे, और इस तरीके से एक दूसरे के जो नॉन इंटरफेरेंस का जो मामला है अगर उस पर भी कारगर रहा जाए, तो इस तरीके से जो ह्यूमैनिटी है उसकी सर्विस होती है। वो कैसे कि अगर आप किसी गवर्नमेंट के इदारे में जाएं तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ अगर प्रॉपरली काम कर रहे हैं तो उससे जितनी सर्विस लेने वाले हैं, हॉस्पिटल्स हों या स्कूल्स हों, तो उससे फ़ायदा लेने वाले क्या है कि वो सारी आवाम का फ़ायदा होगा। उस सारी आवाम से फ़ायदा जब हासिल करेगा तो आप ये कह सकते हैं कि एक बंदे का प्रॉपरली सर्विस डेडिकेटेड होके करना वो ह्यूमैनिटी की खिदमत है। तो इसकी थ्योरी से ये भी एक हासिल होता है। इसके अलावा यूनिवर्सल जस्टिस, उसने जो एक जुडिशरी या जस्टिस या इंसाफ की जो एक मिसाल दी है, उससे एक इंडिविजुअल का नहीं है बल्कि पूरे माशरे में हर एक को इंसाफ मिलने का सबक हासिल होता है। यानी कि प्लेटो's theory of justice is connected with the universal justice. His theory of justice relates to all duties of an individual and not only for the legal duties of individual. यानी कि जो भी फर्द है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, तो ये यूनिवर्सल जस्टिस की उसने डेफिनेशन की, ना कि एक आधे फर्द की तरह। अब यहाँ पे उसकी कुछ थ्योरी में से फ्लाज निकलते हैं। वो कौन कौन से हैं कि अगर हम थ्योरी उसकी बेस करें आज के दौर में तो वो अप्लाई करना मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त जो स्टेट्स थी उनके अंदर चंद एक हज़ार नफूस होते थे, नफ्स लोग रहने वाले होते थे, उनकी तादाद लिमिटेड थी, लोग एक दूसरे को जानते थे और चीज़ों को मॉनिटर करना, मैनेज करना, कंट्रोल करना आसान होता था। यानी कि एक बादशाह तो उसके ज़ेर सराय कई सारी स्टेट्स हो सकती थी। अब यहाँ पे देखें तो एक एक सिटी की तादाद जो मिलियंस में है, तो आप और प्रोफेशनलिज्म का दौर हो चुका है। अब अगर आप कहें कि स्टेट के लोगों को 3 हिस्सों में तकसीम कर दें, यानी कि लेबर में, सोल्जर में या फिर मिलिट्री में और तीसरे नंबर पे फिलासफर में, तो ये ऐसे मुमकिन नहीं होगा। इसके बाद और जो इसके क्रिटिसिज्म आते हैं या जो मसला नज़र आता है इसकी थ्योरी में, द फार्मूला ऑफ परफॉर्मिंग ड्यूटीज़ हैज़ नो इम्पॉर्टेंस, कि जो फार्मूला है कि ड्यूटी सिर्फ परफॉर्म करें और उससे कोई ताल्लुक बात, बाकी फिर वो अगर उनको स्टेट अपना राइट नहीं देती तो वो आवाज़ कब उठाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अगर वो डेडिकेटेडली अपना ही काम करते रहें। यानी कि अगर एक फ़र्द है वो सिर्फ एक ही काम करता रहे तो ये भी ना इंसाफ़ी है। और दूसरे अगर उसके अंदर टैलेंट मौजूद है, मिलिट्री से ताल्लुक़ रखने वाला या सोल्जर है, उसके अंदर उसकी नेचर बिजनेस के साथ ज़्यादा रिलेट करती है, तो फिर वो जो ड्यूटी उसको दी गई है वही संभाल के रखे, तो उसके साथ ये ज़्यादती है। ये एक क्रिटिसिज्म है और ये एक उसका फ्लॉ नज़र आता है उसकी थ्योरी में। इसके अलावा मोरलिटी एंड लॉ, उसका जो लॉ है या वो उसने बेस रखी थी, जो लॉ है वो कानूनन मौजूद है, लेकिन उसकी थ्योरी बेस जो कर रही थी वो मोरलिटी पे कर रही होती कि मोरल वैल्यूज़ ये हैं, इस तरीके से उसको करना चाहिए, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आज के दौर में मोरल बेसिस पे चीज़ें अकाउंटेबल दूसरे को आप नहीं कर सकते जब तक वो लॉ की शक्ल अख्तियार नहीं कर लेती। तो उसकी जो जस्टिस की थ्योरी है प्लेटो की, वो मोरलिटी पे ज़्यादा बेस कर रही है बजाय इसके कि वो लॉज पे करे। जब तक चीज़ें कानूनन कोई उसकी जजा सजा नहीं हो सकती तो लागू करना मुश्किल होता है। इसके अलावा प्लेटो थ्योरी स्पेसिफाई द राइट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो राइट ऑफ गवर्नमेंट है वो सिर्फ फिलासफर्स के पास है, कोई और नहीं आ सकता। इट्स मीन कि उसने एक तबके को एक हक हासिल दे दिया है। अब ये नहीं हो सकता कि मिलिट्री से ताल्लुक़ रखने वाले या फिर बिजनेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों में से भी कोई अपनी जो तवानाई है इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट आ सके या वो जाके पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सके। तो इसकी थ्योरी यहाँ पे भी एक बॉटल नेक है। जो करंट डेमोक्रेसी का सिस्टम है या करंट जो पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं डेवलप कंट्रीज़ में भी देखें तो कोई किसी छोटे से शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला उठ के सदर बन जाता है, वज़ीर आज़म बन जाता है। तो जबकि प्लेटो की थ्योरी को देखा जाए तो वो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। प्लेटोस आइडियल ऑफ कम्युनिज्म का वो प्रचार करता है, यानी कि हर एक का राइट हासिल है। जिस तरीके से किसी पे प्रॉपर्टी जितनी दिल है उसकी वो हासिल कर सकता है, इसी तरीके से जितनी उसकी बीवी है वो हासिल कर सकता है। तो ये वो थ्योरी है जिससे लोगों को एक हर्ट हुआ है, या एक तबका जो औरतों का तबका है वो इससे हर्ट हुआ, उनकी डिग्रेडेशन हुई है, तो उसको वो अच्छा फील नहीं करते। तो ये भी एक फला है उसकी थ्योरी में। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसने 3 जो एलिमेंट्स को अलग कर दिया। बाकी उसने जो आज का दौर है इसके अंदर मल्टी स्किल्स हैं, बहुत सारे शोबे आ चुके हैं और बहुत लिमिटेड तबका है जो फिलासफर्स या फिर पॉलिटिक्स के साथ अटैच है। तो उसकी थ्योरी जो है यहाँ पे बड़ा एक आज के लेटेस्ट
या जो इनोवेटिव जो टेक्नोलॉजी के दौर में या फिर ग्लोबली जो कनेक्टेड कंट्रीज़ हैं एक दूसरे के साथ लेन देन, तो उस चीज़ों में इस चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि उसने सिर्फ और सिर्फ 3 तबकों में ही ह्यूमन बीइंग को डिवाइड कर दिया। इसके अलावा उसकी थ्योरी में जो कलेक्टिविटी ऑफ प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसने कलेक्टिविटी की बात की है उसमें, यानी कि द प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस एब्सोल्युटली लीड टू कलेक्टिविटी। उसने एज अ होल की बात की, इंडिविजुअल की अपनी आइडेंटिटी रहती नहीं है। इसके अलावा उसने कुछ क्लास को प्रायोरिटीज दी हैं, जो फिलासफर्स हैं वो हुक्मरानी करेंगे, जो मिलिट्री की उसने दूसरे नंबर पे रखी और तीसरे नंबर पे उसने बिजनेस को रखा है। आज के दौर में देखें तो बिजनेस के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हुक्मरान तबका है उससे भी वेल्थ में और उनकी जहानत में आगे बढ़ चुके हैं, जबकि इसने क्लास में प्रायोरिटी सिस्टम रख के इंसाफ की जो तस्हीक भी की है, या आप ये कह सकते हैं कि एक साइड पे वो जस्टिस सिस्टम की बात करता है, दूसरी साइड पे वो क्लास को प्रायोरिटाइज करता है कि ये क्लास जो है फिलासफर की वो हुक्मरानी करेगी, दूसरे नंबर पे मिलिट्री आएगी, तीसरे नंबर पे जो भूख को ख़त्म करने वाली यानी कि जो लेबर तबका होगा। तो इस तरीके से कन्फ्लिक्टिंग है उसका पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा गारंटी ऑफ प्रॉपर ग्रोथ इसमें नहीं हमें मिलती, यानी कि अगर एक ताल्लुक़ रखने वाला है लेबर से या फिर बिजनेस से ताल्लुक़ रखने वाला है तो उसको ग्रोथ का मौका नहीं मिलता, क्योंकि उसको लिमिटेड रख दिया गया है कि अगर वो बिजनेस से ताल्लुक़ रखने वाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ही करे, बाकी उसको कोई जो मिलिट्री में या फिर इसके अलावा पॉलिटिक्स में आने का कोई हक हासिल नहीं है, वो हुक्मरानी नहीं कर सकता। इसके अलावा एक्टिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी का इसमें इशू है। प्लैटोनिक थ्योरी इज़ नॉट एक्टिव एंड फ्लेक्सिबल, इसमें लचक नहीं है, बिल्कुल रिजिड टाइप है। इट कम्फर्ट पर्सन इन हिज लाइफ टाइम स्पेसिफिक जॉब। वो कहता है कि एक बंदे को एक जो जॉब दी गई वो उसी को निभाएगा, उसमें अंदर कोई लचक नहीं। फॉर होल लाइफ होल्ड्स हिमसेल्फ लायबल फॉर द सेम जॉब। जो उसने जॉब शुरू की अब सारी ज़िंदगी वो वही जॉब करता रहेगा। अब अगर हम कंक्लूड करें इस पूरी समरी को कि उसकी थ्योरी में कुछ पॉजिटिव चीज़ें थी और कुछ अब क्रिटिसिज्म भी जो हो रहा है, फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन से दैट इफ वी कलेक्टिवली अंडरस्टैंड द ओरिजिनल मीनिंग्स ऑफ द प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑफ एंशिएंट ग्रीक, देन मैनी यूजफुल थिंग्स कम टू एन एंड। तो उसमें कोई सारी काम की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। दो प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स is theory of his moral discipline and the same is his theory of justice, यानी कि उसने जो इखलाकियात का दर्ज दिया है वही theory of justice का है, and his theory of morality on the basis of which people of moral discipline spend their lives। और उसने इखलाकियात पर ज़्यादा दर्ज दिया है और इखलाकियात पे ही ज़िंदगी गुजारने का कहा है, लॉ पे उसने फोकस नहीं किया। प्लेटो हैज़ neither imagined legal state which is based on legal duties, nor he has thought that legal duties, rights and duties and to keep their relation intact is justice। उसने लॉ की बात नहीं की, उसने कहा है कि जो मोरल वर्थ है, मोरल बेसिस हैं, उसी को बेस लेके चलते हुए ही वो एक मुनसिफाना एक मुआशरा हो सकता है। प्लेटो हैज़ गिवन द जस्टिस नेम ऑफ सच थिंग बाय रीजन ऑफ विच लाइफ इज इन्फ्यूज्ड इन द इंडिविजुअल फॉर द कंप्लीशन ऑफ मोरल ड्यूटीज। The word which Plato has used for justice is in meaning more near to the morality of sacredity। तो यहाँ पे वो कहता है कि जितनी उसने एक जस्टिस का नाम दिया तो ये मोरल वैल्यूज़ के करीब आता है, और मोरल वैल्यूज़ किसी पे बाइंड नहीं करती किसी को, और अगर वो बाइंडिंग नहीं होंगी तो किसी भी माशरे को यूनाइटेड रखना या उनको सज़ा और जज़ा का अमल लेके आना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसने अपनी जो जस्टिस की थ्योरी है ज़्यादा मोरल वैल्यूज़ के साथ अटैच की हुई है, जिसको आज के माशरे में या आज के निज़ाम में अगर मोरल तक ही लिमिटेड रखा जाए तो उसकी जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें उनसे भी फ़ायदा हासिल करना मुश्किल हो जाता है। तो आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नया क्वेश्चन कवर करेंगे। ऑल द बेस्ट।